शुरुआत करें और फिर हम उनसे सवाल पूछेंगे। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। मैं जब भी इनसे मिलता हूँ मैं उनको बोलता हूँ ऊपर का तापमान कैसा है, क्योंकि इतनी हाइट है इनकी, लगता है मुझे आसमान के ऊपर, बादलों के ऊपर चलते हैं ये। गुड टू मीट यू, अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। मेरे गाना अच्छा सर दिया अभी जो है उसको बिटर बिटेरियल के नाम से लाया गया है, उसको इतना प्यार मिल रहा है, इतना लोगों से लाइक कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं चाहूँगा कि इसी गाने से हम इंटरव्यू की शुरुआत करें और फिर आगे हम बात करें। ठीक है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। बहुत ही बढ़िया सोनू। ये गाना जो है आज भी बहुत लोग गुनगुनाते हैं और इसे आज तक याद रखा गया है। 30 साल से ज़्यादा का समय होगा, 1993 में ये गाना आया था। मैं ये जानना चाहूँगा सोनू कि ये जब इसे रिक्रिएट किया जा रहा था तो क्या ये आपका आइडिया था या कैसे ये ख्याल आया कि इस गाने को जो आपने ही गाया था उसे वापस रिक्रिएट किया जाए, एक नए अंदाज में पेश किया जाए दर्शकों के सामने? ये पूरा दिमाग चला है भूषण कुमार का। नन्नू का दिमाग इसमें चला है और उनका दिमाग अपने काम में चलता ही रहता है। एंड आई लाइक टू ट्रस्ट हिज विजन एंड हिज जो भी वो दिमाग में सोचते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई ये गाना इसके पहले भी लोग आ चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसे आप एक बार और गाइए। और 31 साल हो गए हैं इस गाने को, क्योंकि मैंने 92 में गाया था पहली बार और 93 के बिगिनिंग में रिलीज़ हुआ था ये सब मुझे याद इसलिए क्योंकि हमारे लिए तो एकदम नई नई कामयाबी, नया एक खुशी जो हमने पहली बार महसूस की थी जब मैं, मेरे पापा, मेरी बहन, मेरी मम्मी, हम लोग सब, बहनें मतलब और मेरी मम्मी, हम लोग सब एक गुजर रहे थे एक जगह से। गरबा का दिन था, गरबा का टाइम था उस समय, डांडिया का चल रहा था। तो कहीं मेरा गाना गा रहा था कोई, तो इतनी खुशी हुई कि अच्छा सिला दिया मेरा गाना कोई गा रहा है। इसके पहले सारी ज़िंदगी हम लोगों ने औरों के गाने गाए थे स्टेज पे, लेकिन पहली बार कोई मेरा गाना गा रहा था, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो इस गाने के साथ में वो पुरानी यादें भी जुड़ी हुई हैं। तो जब भूषण ने कहा मुझे कि इसे, तो मैंने कहा करना चाहिए, लेट्स डू इट। लेकिन कहीं ना कहीं जहन में ये भी बात रही होगी जब आप रिक्रिएट कर रहे थे इसे, कि इसे एक बहुत अलग अंदाज में भी पेश किया जाए ताकि आज की जो ऑडियंस है, आज के जो श्रोता हैं, उन्हें कुछ अलग महसूस कराया जाए। हालांकि पुराना फ्लेवर तो है इसमें, तो इसमें काफ़ी कुछ बदलाव करने की भी कोशिश आपने की है। म्यूज़िकली इसमें जो आज का साउंड लाया गया है, इसमें क्रेडिट जाता है आदित्य देव को। जहाँ तक गायकी का सवाल है, मुझे ज़्यादा कोशिश करनी नहीं पड़ी, क्योंकि वो सोनू जिसने 1992 के एंड में इस गाने को गाया था और ये सोनू जो 2023 में इस गाने को विज़िट कर रहा है, उसमें हज़ारों गानों का फासला है, 3 दशकों का फासला है। तो मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। इतने समय में इंसान का पर्सपेक्टिव बदल जाता है, रेंडिशन बदल जाता है, आवाज़ का थ्रो कैसे कहाँ करना है वो एक्सपीरियंस आता है, कहाँ पे लाउड गाना है, कहाँ पे सॉफ्ट गाना है, कहाँ पे इमोट करना है, कहाँ ज़्यादा इमोट नहीं करना। बिल्कुल। तो वो चीज़ें तजुर्बे से आ जाती हैं। तो आई डेंट हैव टू रियली वर्क टू हार्ड ऑन एनीथिंग। अपने आप ही मैंने उस गाने को, जो जिस मनस्थिति में आज मैं हूँ, उसको गाने को वैसा मैंने इसको अप्रोच किया, तो गाना अपने आप ही अच्छा लगना शुरू हो गया। सुनो, लेकिन जब आपने ये गाना गाया था 1993 में जो आया था, उससे पहले की दुनिया कुछ अलग थी, और ये गाना जब आया और जब ये हिट हुआ और घर घर में ये सुना जाने लगा, लोग उसे गुनगुनाने लगे, तो सब कुछ आपके लिए बदल गया। मैं चाहूँगा कि आप खुद उसको डिस्क्राइब करें, इस फीलिंग को, कि कैसे दुनिया आपकी बदल गई इस गाने के आने के बाद 30 साल पहले। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैंने पहली बार किसी को मेरा गाना गाते हुए सुना, फिर पहली बार एहसास हुआ कि लोग एक सोनू निगम नाम के सिंगर को एक गाने से एसोसिएट कर पा रहे हैं। मैं कहीं जाता था, मुझे कॉन्सर्ट्स मिलने शुरू हो गए, मेरे नाम पे नाइट्स होने शुरू हो गई, सोनू निगम नाइट, पुणे में, नासिक में, सांगली में, शोलापुर में, इधर उधर सब हमने शुरू कर दिए थे। दिल्ली में थोड़े बहुत शोज़, हम शोज़ तो हम करते ही थे, लेकिन मेरे नाम से शो नहीं होता था। हम तो किसी की शादी में परफॉर्म करते थे, किसी के कॉकटेल में परफॉर्म कर रहे हैं, गवर्नमेंट का फेस्टिवल है वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, कोई कंपटीशन है वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, बट मेरे नाम से शो इस गाने के बाद होना शुरू हुआ। तो इस गाने ने मुझे एक पहली आने वाले समय की झांकी दिखाई।
तो जो स्ट्रगल आप कर रहे थे 1993 से पहले, वो स्ट्रगल ख़त्म हुआ इस गाने के आने के बाद? ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन चलना थोड़ा आसान हुआ, रास्ता मार्ग थोड़ा प्रशस्त हुआ, कि इसे यही कह सकते हैं हम। क्योंकि फिर काफ़ी समय तक मुझे अच्छे अच्छे गाने नहीं मिले। फिर मैंने टीवी शो किया सारेगामा, फिर भी गाने नहीं मिले। फिर 97 में संदेशे आते हैं और ये दिल दीवाना जब आया परदेस। तब कामयाबी मिली, क्योंकि उसके बाद से मुझे मेन स्ट्रीम गाने मिलने शुरू हो गए। बट आई हैड टू वेट फॉर 6 years फॉर दैट। सोनू, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आपने शुरुआत की थी 90s के दौर में, वो दौर ऐसा था जब इंडिपेंडेंट म्यूज़िक को काफ़ी तवज्जो दी जाती थी। अलीशा चिनावे की बात हो, सुनीता राव, आपके गाने, दीवाना आया था आपका, और भी गाने आए थे, बिजोरिया मुझे याद है, काफ़ी पॉपुलर हुआ करते थे वो गाने। लेकिन कुछ 10 साल बाद, 90s के बाद, ये दौर धीरे धीरे कम होने लगा और फिर से जो फिल्म का म्यूज़िक है वो हावी हो गया। तो ये जो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक, इसकी जो कमी आई अचानक से, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? और आपने भी फिर इंडिपेंडेंट म्यूज़िक या सिंगल्स गाने बहुत कम कर दिए। 90s में इसलिए म्यूज़िक को बेचने का तरीका अलग था। तब कैसेट्स बिकते थे, बाद में सीडीज़ आ गए। 2000s में कैसेट सीडीज़ का ज़माना लुप्त हो गया और डिजिटल मामला, मतलब लोग कंप्यूटर, मतलब ऑनलाइन जाकर गाने चुरा सकते थे। लाइम वायर नाम की एक जगह थी जहाँ पे सब गाने मिल सकते थे। ऐसे तो गानों को कोई वैल्यू थी नहीं। तो जब कोई ROI नहीं आएगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, तो गाने क्यों लोग बनाएंगे? एल्बम्स बनाने का फ़ायदा क्या, अगर वो एल्बम वापस पैसा ना लाए? दीवाना जब बेची तो भूषण ने पैसा कमाया ना, तभी वो उसने जान बनाई ना। अगर वो दीवाना एल्बम में पैसा नहीं कमाता तो वो जान, वो याद और चंदा की टोली क्यों बनाता वो? लेकिन जब पता है कि माल बिकेगा नहीं, तो बनाना क्यों चाहिए? तो फिल्मों में तो गाना चाहिए ना। तो फिल्मों में हम बोलते हैं फिल्म ने 100 करोड़ रुपए कमाया। हम ये नहीं कहते कि 100 करोड़ रुपए फिल्म ने कमाया, लेकिन उसमें से 12 करोड़ रुपए गाने ने कमाया, ये नहीं बोलते हम। ओवरऑल फिल्म में तो फिर गाना फिल्म का हिस्सा बन जाता है। तो इसीलिए फिल्मों में गाने बन रहे थे, क्योंकि उन्हें बेचने की ज़रूरत नहीं थी रास्ते पर। फिल्म चलेगी तो गाने भी उसमें रिकवरी हो जाएगी, लेकिन एल्बम्स नहीं। ये आपको इससे क्लियर जवाब कोई दे नहीं पाएगा आपको कि एल्बम बिकेगी नहीं, क्योंकि वो फिल्म का हिस्सा नहीं है और लोग खरीदेंगे तो है ही नहीं। सीडीज़ बिकने बंद हो गए, सब ने कंप्यूटर में गाने लेना शुरू कर दिए, शेयर करना शुरू कर दिए। तेरे पास एक गाना है तो मुझे दे देते, मैं जिसको देता हूँ, तो गाने शेयर होने शुरू हो गए। इसीलिए एल्बम बंदी बंद हो गई। अब जो ज़माना आया है, वापस से लोग बना रहे हैं गानों का, क्योंकि अब जनरेशन को म्यूज़िक थोड़ा अलग भी चाहिए। फिल्मों के अलावा भी एक इंडिपेंडेंट जोन चाहिए आज की जनरेशन को। इसलिए आज अच्छे अच्छे सिंगर्स, कंपोजर्स आ रहे हैं। एक बात और, जब आपने गायकी की शुरुआत की थी, मुझे याद है तब तक ऑटो ट्यून का ज़माना नहीं था। नेचुरल अंदाज में लोग गाने गाते थे और किसकी आवाज़ है और किस तरह से वो गा सकता है वो पता चलता था। लेकिन ऑटो ट्यून के आने के बाद ये पता चलना बंद हो गया कि एक सिंगर कितना ख़राब है, उसे पॉलिश करके दर्शकों तक, श्रोताओं तक पहुंचाया जाने लगा। तो आप क्या मानते हैं, ये ऑटो ट्यून के आने से बहुत कुछ बदल गया टेक्नो म्यूज़िक आने के बाद? टेक्नोलॉजी तो हमेशा इंसान को कुछ देती है और कुछ लेती भी है। कोई भी इन्वेंशन होती है तो कुछ देगी और कुछ लेगी। अगर आपको सुर में ला रहे हैं तो अच्छी बात है। एक्टर्स भी गा सकते हैं आजकल, बड़ी खुशी की बात है। गाने पे किसी का एक अधिकार नहीं है। मैं गा सकता हूँ, पर मुझसे भी अच्छे लोग गा चुके हैं, गा रहे हैं, आगे भी गाएंगे। तो एक अधिकार नहीं है किसी का भी। अगर किसी को गाने का शौक़ है तो क्यों नहीं, फिल्मों में एक्टर को शौक़ है गाने का, गाने दीजिए उनको, खुशी की बात है। लेकिन इससे बाकी सिंगर्स को डरने की या इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं होती। इट्स फाइन। रियाज़ जो करेगा, स्टेज का राजा वो होगा। स्टेज इज़ लिटमस टेस्ट अल्टीमेटली, क्योंकि आप कितना भी गाना आपका हिट हो जाए, गाना तो आपको स्टेज पे है ना। अगर आप मुंह हिलाओगे तो फिर आप पकड़े जाओगे। सुनो, मैं मोहम्मद रफ़ी जो हैं आपके फेवरेट सिंगर रहे हैं, आप उन्हें आइडल मानते रहे हैं, और एक वक्त ऐसा था कि लोग कहते थे कि आपकी आवाज़ बहुत मिलती जुलती है। आपने कई कवर वर्जन भी गाए हैं। क्या आप चाहेंगे कि मोहम्मद रफ़ी की बायोपिक बने और कौन उसका किरदार निभाए? कुछ कहना चाहेंगे आप?
देखिए ये मैं क्या हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी मैं क्या दूंगा, बट हाँ रफ़ी साहब हों या किशोर कुमार जी हों, मुकेश जी हों, तलत महमूद जी, हेमंत कुमार जी, सैगल साहब, लता जी, आशा जी, सुरेश वाडकर जी, हरिहरन जी, हमने बहुतों को सुना है, बहुतों से सीखा है, बहुतों से प्रेरणा ली है। तो मेरे लिए तो सब मेरे गुरु समान हैं। हमने शुरुआत की किसी को समझ के, आइडल मान के, और फिर उनसे सीख के औरों के साथ में अपनी आवाज़ को मेल जोल के अपना स्टाइल निकाला। जैसे लता जी ने शुरू में नूरजहाँ जी को आइडलाइज़ किया था, किशोर कुमार जी ने और मुकेश जी ने सैगल साहब को आइडलाइज़ किया था। सो वैसे ही जर्नी होती है, एंड मुझे बहुत खुशी है कि मेरी जर्नी एक अच्छी एनरिचिंग जर्नी रही है। 4 साल की उम्र से आप गाना गाते आ रहे हैं और आपने बहुत कुछ पाया धीरे धीरे, काफ़ी स्ट्रगल किया। जाते जाते मोहम्मद रफ़ी का फेवरेट गाना, अगर कोई एक फेवरेट गाना आप सुनाना चाहें। मैं उनका तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे कि आप यूं ही लगातार बार बार और ऐसे ही उम्दा गाने गाते रहें और अपने श्रोताओं का मनोरंजन करते रहें और उन्हें खुश करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कैमरामैन प्रशांत माने के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।